सो लास्ट क्लास में हमने एवरेज एटॉमिक मास तक छोड़ा था, राइट। एवरेज एटॉमिक मास हमने ये देखा था, एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू क्या देखा था हमने, A1 X1 प्लस A2 X2 प्लस AN XN ओवर 100। ये फॉर्मूला देखा था हमने एवरेज एटॉमिक मास का, ठीक है। और ये किसी भी आइसोटोप, जो किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप होंगे उनके डिफरेंट डिफरेंट मास होंगे, उसका हम अबंडेंस, परसेंटेज ऑफ अबंडेंस से कैलकुलेट करेंगे, उसका मीन निकाल के हम उसका मास निकाल सकते हैं एवरेज। यहाँ तक देखा था हमने। जल्दी से हम एक क्वेश्चन देखते हैं इसका और फिर आगे बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन देखो इसका जल्दी से। एन एलिमेंट आइसोटोप उसका 24, 25, 26 कुछ परसेंटेज दे रखे हैं। जल्दी से इसका आंसर बताओ मुझे आप, क्या आंसर होगा इसका। तो सबको विजिबल नहीं है क्या ये प्रॉपरली? अब देखिए सर ब्लर है बोर्ड। बोर्ड ब्लर आ रहा है सभी को ब्लर दिख रहा है क्या बेटा? बताएं आप लोग। यस सर। नो सर। नहीं दिख रहा है? क्लियर है सर। मैं बड़ा कर देता हूँ क्वेश्चन, यदि ऐसा भी हो तो आपको। क्लियर है क्या? चलो तो जल्दी से आंसर बताओ आप सभी। क्या आंसर आया इसका? 24.25। 24.25। हाँ ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन होगा डी। सभी का डी आया क्या? यस सर। वेरी नाइस। चलो एक बार देख लेते हैं जल्दी से सॉल्यूशन में। सो एवरेज एटॉमिक मास निकाल रहे हैं हम। सो 24 टाइम्स ऑफ 80 प्लस 15 टाइम्स ऑफ 25 प्लस 5 टाइम्स ऑफ 26, 5 टाइम्स ऑफ 26 ओवर 100, राइट। ये एवरेज एटॉमिक मास था। इसका आप लोगों ने कैलकुलेट किया होगा तो लगभग कितना आया होगा, 22425 डिवाइड बाय 100, तो एग्जैक्टली 24.25। सभी ने कैलकुलेट सही किया ना? एक बार कैलकुलेट कर लेना। मैं डायरेक्टली आंसर लिख दिया मैंने, ठीक है। चलो यहाँ तो सभी को क्लियर है। ये क्वेश्चन सभी से बना था, कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जिसको नहीं बन रहा है क्वेश्चन? बन रहा है। चले आगे। यस सर। यस ओके सर। ओके चलिए अब हम चलते हैं आगे। हमने एक वाई डायग्राम देखा था लास्ट क्लास में। हमें पता था मोल्स के बारे में। तो मोल्स से हमने क्या निकाला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल लिए थे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाले और नंबर ऑफ पार्टिकल्स से हमने क्या निकाला था, मोल्स बाय मल्टीप्लाई बाय Na बाय डिवाइड बाय Na। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। और मोल से हमने क्या निकाला, मोल से ही हमने निकाला था मास या फिर वेट। क्या किया था हमने, मल्टीप्लाई किया था बाय मोलर मास। मोलर मास से मल्टीप्लाई किया था और इसको निकालने इसमें डिवाइड किया था बाय मोलर मास, ठीक है। और वॉल्यूम की बात करें सो यदि मोल से वॉल्यूम निकालने तो 22.4 से मल्टीप्लाई करना है और वॉल्यूम से मोल निकालना है तो डिवाइड बाय 22.4। यहाँ तक सभी को क्लियर था क्या लास्ट क्लास में? ये भी यस सर। यस सर। चलो चलो जल्दी से एक क्वेश्चन करते हैं हम। सभी के पास मॉड्यूल है क्या? सभी के पास मॉड्यूल अवेलेबल है? यस सर। चलिए क्वेश्चन करते हैं हम जल्दी से। एक या दो क्वेश्चन करेंगे इसके।
या फिर 3 क्वेश्चन करते हैं इसके अलग अलग। रिलेशन निकालना है इसमें। हो गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4। और इससे वेट चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ तो करेंगे तो मजा आएगा। हम बात करते हैं, आपको अमोनिया दे रखा है, अमोनिया दे रखा है NH3, NH3 का आपको मास दे रखा है कितना, 4.25 ग्राम। सॉरी, नंबर ऑफ मोल ऑफ अमोनिया इन, हाँ 4.25 ग्राम, 4.25 ग्राम। आपको इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, कितने होंगे? ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखो आप, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 44 ग्राम CO2, 44 ग्राम CO2, 44 ग्राम CO2 में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं? बताएं दोनों का आंसर जल्दी जल्दी। अच्छा, ग्रीन कलर सही नहीं लग रहा क्या? ओके, ग्रीन कलर हटा देते हैं, फिर दूसरा कलर लगा देते हैं। ब्लैक कलर सही है क्या? लेकिन इसमें इमेज दिखेगी बेच, दूसरा कलर लगाते हैं और भी ब्लैक के अलावा, ब्लैक के अलावा और कौन सा कलर है? ये सही, ये सही है क्या? Yes, sir. ओके चलो, फर्स्ट का आंसर आ गया सभी का। चलो सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर आपको मोल्स निकालना है, N इक्वल टू वेट दे रखा 4.25 डिवाइड बाय आपको NH3 कितना होता है 17, राइट? सर कैमरा रोटेट की दिया ना। अच्छा, कैमरा रोटेट हो गया, सॉरी। देखिए फिर से 4.25 ग्राम आपको वेट दे रखा है, आपको सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। फर्स्ट का आंसर सभी का आ गया क्या? Yes, sir. कितना आया है, कितना आया है बोलो जल्दी। Sir, 0.25. 0.25 सभी का यही आया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 44 ग्राम CO2 दिया है, तो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालोगे? सबसे पहले इसको आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, मोल्स से इसके मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे, ठीक है? वाई डायग्राम के पास जाना, देखो यहाँ पे वाई के पास गए वापस, सॉरी कहाँ पहुंचे, यहाँ पर हमको वेट दे रखा है, मास दे रखा है, यहाँ से हम मोल के पास जाएंगे और मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास जाएंगे, ठीक है? चलो तो नंबर ऑफ मोल्स निकालो, N इक्वल टू 44 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ CO2 कितना होता है? 44 ही होता है, ठीक है? तो N इक्वल टू मिल गया 1, मीन्स 1 मोल है मेरे पास कितना मोल है? 1 मोल CO2 है, 1 मोल CO2 है।
तो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे यहाँ पर? 1 मोल CO2 में 6.02 0 into to 10 10 raised to the power power 23. 23 CO2 मॉलिक्यूल, इतने CO2 मॉलिक्यूल्स होंगे। अच्छा, यदि मैं पूछता कि इसमें एटम्स कितने हैं तो क्या बताते आप? तीन। CO2 में कितने हैं? 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन है, तो आप इसका 3 का मल्टीप्लाई कर देते। अभी उसने मॉलिक्यूल की पूछा है तो आपने मॉलिक्यूल बताया। यदि वो एटम पूछता तो आप 3 का और मल्टीप्लाई कर देते। समझ में आया क्या? Yes, sir. चलो आगे बढ़े, हम आगे बढ़े। Yes, sir. ओके फाइन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम जल्दी। नंबर ऑफ एटम फाइंड करना है। नंबर ऑफ एटम इन 560 ग्राम Fe, और Fe का मोलर मास होता है 56। ठीक है, क्या आंसर आएगा इसका? फाइंड नंबर ऑफ एटम 10 इन into 560 Na. ग्राम Fe। 10 into Na, करेक्ट, वेरी गुड। डायरेक्ट आपने बता दिया, नंबर ऑफ मोल्स निकाले, n इक्वल टू 560 तो दिया था हमें वेट, और MR आपको पता था 56 से होता है, तो आपने n इक्वल टू हमारा 10 आया। अब आपको क्या पूछा उसने? नंबर ऑफ एटम, तो सिर्फ एक ही Fe है, तो Fe मीन्स नंबर ऑफ एटम होंगे 10 टाइम्स ऑफ Na, या फिर इसको नंबर में लिखना चाहो सो 6.02 इंटू 10 टू पावर ऑफ 23 को आप 24 कर दो। 23 को आप 24 कर दो। ठीक है, कभी कभी आपको आंसर में ऐसा भी लिखा हो मिल जाए 60.2 इंटू 10 टू पावर 23, राइट। तो यदि दोनों ऑप्शन दिए हो आपको, तो आपको कौन सा प्रीफर करना है? कौन सा प्रीफर करना चाहिए? 1. ये फर्स्ट वाला। क्यों? Yes, sir. क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा है। आंसर दोनों सेम है, वैल्यू भी दोनों की सेम है, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा था, इसलिए हम इसी को टिक करेंगे। ठीक है, और हमेशा कोशिश ये करें कि आंसर को स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखें। राइट, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x इंटू 10 टू पावर ऑफ n, और जो x होता है वो कितना बड़ा होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 और लेस देन 10। सर बोर्ड बहुत ब्लर दिख रहा है। ब्लर दिख रहा है सर क्या? बोर्ड बहुत, यस सर। No, sir. सर क्लियर है। क्लियर यार, तो क्लियर होना चाहिए। लगभग मेरे से वाईफाई मेरे पास ही लगा जस्ट। सॉरी, एक्चुअली मेरे यहाँ पे वाईफाई मेरे पास लगा है, तो शायद ये इशू नहीं आ रहा होगा, है ना। चलो चलो आगे चलते हैं। के बाद थोड़ा सा और आगे चलें। एटम, चलिए बाकी का आप, ये होमवर्क रहेगा आपका, होमवर्क आप नोट कर लो। एक्सरसाइज 1 में
सेक्शन ए, सेक्शन बी, राइट। सेक्शन ए और सेक्शन बी आपको कंप्लीट करना है, राइट। जब भी नेक्स्ट क्लास होगी हम सेक्शन ए, सेक्शन बी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चंस करना है आप लोगों को। चलो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। हमने लास्ट क्लास में एवरेज एटॉमिक मास देख लिया था, एम्पिरिकल। अब हम बात करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला की और मॉलिक्यूलर फार्मूला की। आप लोगों को पता है एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? बताइए एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? एम्पिरिकल फार्मूला बताइए, किसी को कुछ आइडिया होगा एम्पिरिकल फार्मूला का? बताइए, कुछ भी बताइए जो भी आपको पता हो। एम्पिरिकल फार्मूला, द स्मॉलेस्ट रेशियो ऑफ एटम ऑफ ए गिवन कंपाउंड। करेक्ट, वेरी गुड। सो इसकी डेफिनेशन लिखता हूं सबसे पहले मैं। smallest combining ratio of element in a compound भी लिख सकते हो, in a compound, ठीक है। स्मॉलेस्ट कंबाइनिंग रेशियो ऑफ एलिमेंट इन ए कंपाउंड इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। जैसे कि अब मुझे बताइए, यहां लिखा मैंने C2H6, इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? सर CH3। CH3। अब देखो मैं क्या करता हूं इसमें, C कितने मेरे पास 2 है, हाइड्रोजन कितने यहाँ पर लिखता हूँ, 2 यहाँ पर है और हाइड्रोजन 6 है। अब मुझे सिंपलेस्ट रेशियो देखना है, तो इसको 2 से डिवाइड कर दूं दोनों को, तो ये 1 आया और ये 3 आया। मतलब कि मैं क्या लिखूंगा, C1H3, ठीक है। ये सब यदि मैंने लिखा C3H5 या फिर C3H6, सिंपल रेशियो क्या होगा? 2। CH2। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। यदि मैंने यहां लिखा C2H5OH, इसका फॉर्मूला क्या होगा? सेम। सेम होगा क्या? बताएं सभी। यहां लिखा है मैंने C2H5OH, इसका नाम है मिथेनॉल, सॉरी इथेनॉल। इसमें कार्बन कितने हैं? कार्बन तो 2 है, हाइड्रोजन 6 है, बट ऑक्सीजन 1 है। अब यदि आप इसको ऐसा लिखोगे 2 6 1, अब ये तो पहले से सिंपल है, ऑक्सीजन तो पहले, यदि ऑक्सीजन नहीं होता तो हम इसको क्या लिख देते, C1H3 लिख सकते थे, लेकिन ये ऑक्सीजन होने के कारण ये एक सिंपल रेशियो ही होगा, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ आप एक और फॉर्मूला लिख देता हूं मैं आपको, एक और फॉर्मूला लिख देता, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है, आपको समझ में आएगा थोड़ा सा। डेफिनेशन लिखता हूँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूले। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की डेफिनेशन क्या होगी? बताइए कैसे निकालेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या होता है? जो भी है वो सारा एक्चुअल होता है, राइट। तो क्या लिखूं मैं,
the actual number of atom present in a compound, smallest element, the actual, change करता हूँ, the actual number of atom or element present in a compound or molecule, राइट, उसे बोला जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यदि आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला पता है तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हो क्या? बताइए, यदि आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला पता है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हो क्या? Yes, sir. नहीं निकाल पाओगे। निकाल लोगे क्या? आपको कुछ No, फैक्टर बताने sir. पड़ेंगे। हाँ, आपको कुछ फैक्टर बताएंगे तभी जाके वो निकलेगा। लेकिन यदि आपको किसी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है, यदि आपको किसी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यदि आपको पता है तो आप इजीली उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल लोगे ना? एम्पिरिकल, मैंने यहाँ पे ई लिखा गया, यहाँ पे आई होगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला आप निकाल लोगे किससे? यदि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हो तो, ठीक है। जैसे कि इसको मैं थोड़ा सा ले आता हूँ, जैसे मुझे यहाँ पर दिया है C4H10 और दिया है C2H6, यहाँ दिया है N2O4, राइट, और दे दिया यहाँ पर H2O। बताइए, सभी का आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला पता है यहाँ पर? Yes, sir. बताइए, सभी का एम्पिरिकल फॉर्मूला पता है क्या आपको? Yes, sir. C4H10 को क्या लिखूं मैं? C2H5. करेक्ट, वेरी गुड। इसको क्या लिखूं? C2H6 को? CH3. Yes, 3. N2O4 को? N2. NO2. H2O को? H2O. H2 में रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। यहाँ तक सभी को क्लियर है क्या? Yes, sir. चलो, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। किसी कंपाउंड को आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है, उसके कुछ एलिमेंट का परसेंटेज दिया है, तो हम किस तरीके से उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालेंगे? आपको पता है कैसे निकालते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला? आपने शायद पहले Yes. है ना? चलो हम डिस्कस करते हैं। यहाँ तक सभी को समझ में तो आएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? Yes, sir. क्लियर है सभी को? ओके, चलो। सर हाँ बोलो बेटा। सर 1 मिनट, वो पीछे वाली साइड का ऊपर का पोर्शन बताइए ना। ओके, Excuse me. बोलो बेटा, बोलिएगा। आप लेक्चर कहाँ पे अपलोड करते हो? हाँ, एक्चुअली बेटा मैंने अभी ना लेक्चर अपलोड किए नहीं है, राइट। मेरे पास एक्चुअली 2 सेंटर पे पड़े हैं वीडियोस, राइट। तो मुझे एक बार सीक्वेंस में मैनेज करके अब अपलोड करना है, मैं जल्दी कर दूंगा, राइट। अब उस सेंटर पे जाना नहीं हो पा रहा मेरा, तो मैं करता हूँ, आज कल करवाता हूँ, सारे अपलोड कर दूंगा। ये सारे रिकॉर्डेड है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है, तो इनको अपलोड ही करना है, ठीक है। एक काय घेतलाय ना. बेटा म्यूट कर दिया करो। चलो चले बेटा, आगे चले।
बताइए, आगे बढ़े हम। Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो सबसे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं हम, उसको करने की कोशिश करते हैं। अरविंद, और सिंपल क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन कर लेते हैं। यदि आपको एक हाइड्रोकार्बन है, कार्बन जो इसमें दिया है, राइट, कार्बन का कुछ परसेंटेज दे रखा है, कितना दे रखा है? 40.684 कार्बन का परसेंटेज दिया है आपको। हाइड्रोजन का भी दे रखा है 5.085, 5.085, और ऑक्सीजन का दे रखा है 54.28। ये कुछ परसेंटेज 228, राइट। ये क्वेश्चन है हमारे पास। हमको क्या करना है, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है। हमारे पास जो किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको इनको तीनों को अलग अलग लिखो। आप कार्बन लिखो यहाँ पर, हाइड्रोजन लिखा है यहाँ पर, और ऑक्सीजन लिखा है यहाँ पर, ठीक है। अब स्टेप नंबर 1, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो भी परसेंटेज दिया है, या ये मास के फॉर्म में दिया होगा या फिर परसेंट के फॉर्म में दिया होगा, तो आप क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे बाय मोलर मास ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो कार्बन का मोलर मास कितना होता है, बताइए जल्दी। 12। तो इसको मैं 12 से डिवाइड कर देता हूँ। हाइड्रोजन का 5.085 को किससे डिवाइड करूंगा, 1 से। 1. ऑक्सीजन का 54.228 को डिवाइड करूंगा 16। ये मेरी फर्स्ट स्टेप थी। मुझे जो भी दिया था मास परसेंटेज, उसको मैंने डिवाइड किया बाय मोलर मास ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद में क्या करूं, इसके नंबर्स निकाल लेते हैं। अप्रोक्सीमेटली कितना में आया होगा, इसमें डिवाइड कीजिए, कितना है, लगभग 3.39 के लगभग आया होगा, ये 3.39 के लगभग। और ये तो Yes. 5.085 भी रहेगा, 1 डिवाइड करेंगे तो। ऑक्सीजन कितना आएगा, 16 2 जा 32, 48, 3 जा 3 टाइम आया, 3 टाइम, सो 3.39 के लगभग ये भी आया, 3.39। अब मुझे ये बताइए, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, इस मास में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन किसकी है? Oxygen and carbon. Banana oxygen. हाँ, हमको ये वैल्यू सबसे छोटी मिलेगी, या फिर ये भी वैल्यू छोटी है। यहाँ पर कोइंसिडेंस है कि दोनों वैल्यू छोटी है, लेकिन कब हमेशा आपको एक मिलेगी लगभग, कोई एक छोटी होगी, दो भी मिल सकती है। हमको सबसे छोटी देखना है, तो यहाँ पे सबसे छोटी 2 है, तो किसी एक को ले लो आप। अब सेकंड स्टेप हमारी क्या होगी, सेकंड स्टेप क्या होगी कि इन जो छोटी छोटी वैल्यू है उसी से डिवाइड करना है आपको। सेकंड स्टेप में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उससे डिवाइड कर दो पूरे कंपाउंड को, पूरे एलिमेंट्स के। यहाँ पर क्या मिला आपको, यहाँ पर मिला 1, और यहाँ पर लगभग 2 के बराबर मिलेगा,
3 3 2 जा 6। Wait, यहाँ पर कुछ गलत आया क्या? 40 मास तो हमने सब सही लिखा। 40 5.084 54। हाँ, लगभग ये 2 के लगभग ही मिलेगा और ये 1 के लगभग मिलेगा। 5/3। नहीं, 2 के लगभग तो नहीं मिलना चाहिए। इसको डिवाइड करके देख लेते हैं हम। Sir, 3 1 जा 1.5. 1.5 के लगभग मिलेगा। 1.5 के लगभग मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 1 आया, ये 1.5 और ये 1। अब इसको क्या करना है थर्ड स्टेप में? थर्ड स्टेप में आपको क्या करना होगा, इसको सिंपल नंबर बनाना है। किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है स्मॉलेस्ट नंबर से, ताकि ये सिंपल बन जाए। तो यदि हम ये 1.5 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर बनता है 2, यहाँ पर बनता है 3 और यहाँ पर बनता है 2। ठीक है, अब यही वो नंबर है। कार्बन कितना है? 2, तो लिख दो आप यहाँ पर कार्बन है 2, हाइड्रोजन कितने होंगे? 3, ऑक्सीजन कितने होंगे? 2। तो फॉर्मूला क्या बना? C2H3O2। सर या तो थर्ड समझ में स्टेप आया में क्या? क्या किया? थर्ड स्टेप में कुछ नहीं किया बेटा, आपने जो नंबर था ना 1 1.5 1, इसको सिंपल नंबर बनाया हमने। जो फ्रैक्शन में था इसको सिंपल बना दिया हमने। तो आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो या फिर इसको ऐसा भी करोगा। क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा मैं ऊपर ले जाता हूँ, थोड़ा बताता हूँ। देखो ये मास, देखो आप यहाँ पर यदि 1 था और यहाँ पर कितना 1.5 था, 1.5 को मैं लिख सकता हूँ 3/2 और इसको लिख सकता हूँ मैं 2। तो 2 नहीं 1, ये इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसको सिंपल, ये फ्रैक्शन में इसको सिंपल बनाना है आपको, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे इसमें, तो 2 3 और 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके Yes, से sir. आपको करना। समझ में आया? चलो जल्दी से क्वेश्चन करो आप। इसके स्टेप्स दिखा दूं क्या मैं आपको? यस सर। हाँ, इसके स्टेप्स लिख लो आप तो सही रहेगा थोड़ा। स्टेप नंबर 1, राइट, यहाँ लिखो आप स्टेप्स टू डिटरमाइन इंपीरियल फॉर्मूला। स्टेप्स टू डिटरमाइन empirical formula। देखो फर्स्ट स्टेप क्या थी हमारी? फर्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे थे, जो भी मास दिया था या फिर मास परसेंटेज था, जो भी मास दिया था या फिर मास परसेंटेज था, उसको हम डिवाइड कर रहे थे किससे? बाय एटॉमिक Molar मास। mass. एटॉमिक मास, राइट, या फिर मॉलिक्यूलर मास बोल सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ लिख देता हूं मैं, divide mass or mass percent of the element by their atomic mass या फिर मोलर मास। एटॉमिक मास लिख दोगे तो भी चलेगा। एटॉमिक मास आप डिवाइड कर रहे हो तब जाके आपको क्या मिल रहा है, कुछ वैल्यू मिलेगी, राइट। पॉइंट नंबर 2, अब क्या किया था हमने नेक्स्ट में? नेक्स्ट देखो आप जल्दी से, जो भी स्मॉलेस्ट वैल्यू आई थी उसको डिवाइड कर दिया सब, राइट।
जो स्मॉलेस्ट वैल्यू थी उसको हमने डिवाइड कर दिया. नाउ डिवाइड these obtained values. Now divide these obtained values by smallest of them. उन्हीं में से जो सबसे छोटी है उसी से डिवाइड कर देंगे. नाउ डिवाइड दिस ऑब्टेन वैल्यू बाय स्मॉलेस्ट ऑफ देम. उनमें से जो भी छोटी है उससे डिवाइड कर देते हैं. थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे हम? थर्ड पॉइंट में हमने क्या किया था? इसमें थर्ड स्टेप में हमने जो नंबर मिला था उसको हमने होल नंबर बनाने की कोशिश की. जो भी नंबर मिले हमें, राइट. सो लिख देते हैं हम यहाँ पर. सॉरी, कहाँ पहुंच गया? नाउ मल्टीप्लाई बाय नंबर. नाउ multiply by a number 2. convert it into whole number बना दो. उसे whole number बना दो, राइट. अब क्या करेंगे फोर्थ स्टेप में? अब आपको सभी मिल गया है. अब बस उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला बना लो. नाउ राइट द empirical formula by using step third element number. चलो, यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को? एक्सक्यूज मी सर. Yes, sir. बोलिए बेटा. सर अगर थर्ड स्टेप में सारे नंबर होल नंबर्स हो गए तो फिर भी डिवाइड मल्टीप्लाई करने का नहीं, फिर तो कुछ करना ही नहीं है. आप तो थर्ड नंबर यदि आपको ऐसा मिल गया है तो आपको फिर कुछ नहीं करना है. आपको बस वो सिंपल लिख देना है. और डिवाइड भी करोगे तो 1 से कर दो. मल्टीप्लाई तो क्या हुआ? जैसे कि यदि यहाँ देखिए हम, यहाँ पे यदि मुझे मिला होता, यहाँ पे मुझे मिला होता 2, 3 and 5. अब ये तो ऑलरेडी होल नंबर है, इससे किससे मल्टीप्लाई करूं? तो कोई जरूरत नहीं मल्टीप्लाई करने से. डायरेक्ट हमारा थर्ड स्टेप छूट जाएगा. थर्ड स्टेप छोड़ दो, डायरेक्ट ये फोर्थ स्टेप पे आंसर आ गया आपको. ये डायरेक्ट आप सेकंड स्टेप से डायरेक्ट फोर्थ स्टेप पे चले गए. थर्ड स्टेप आपने स्किप कर दी. बोलो बेटा. सर एक्चुअली कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने का है? वो नंबर जिससे कि वो होल नंबर में बन जाए. जैसे देखो, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ इसमें आगे याद है. यदि मेरे पास कोई नंबर आया है 5/2, 3 and 2/3. पहले सिंपल ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ या 2. अब मुझे बताइए इसको सिंपल कैसे बनाऊं? यहाँ 5 2 है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 है. अब यहाँ पर जो 2 है, क्या मैं 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दूं क्या? यस सर. ठीक है. यदि मैं 2 का सब में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 4. ठीक है. यदि यहाँ पर डेसिमल होता, 1.5, 2 और यहाँ आ गया 1.75. अब थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है. इसको बताओ मुझे जल्दी से करके. तो कौन बताएगा इसको? जल्दी बताओ इसका आंसर क्या आना चाहिए.
सिंपल नंबर में आना चाहिए आंसर अपना। जल्दी से इसका आंसर बताओ आप लोग, ट्राई करो ट्राई करो। 1.5 आया, 2 आया और 1.75 आया। किसी का आंसर आया क्या? sir into बाय 4. 4. बाई 4, आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। Yes Right. sir. देखिए आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, ये कितना हो गया 6, ये हो गया 8, ये 6 होगा ना, 6 8, और ये कितना हो गया 4 5 द 20, कैरी 2, 4 20, 0 3, 4 1 7 3 7, ये चलो ये 7 हो गया, मतलब 6 8 7 आ गया आंसर। ठीक है, मतलब आपको उस टाइम प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है और किस तरीके से आप इसको सिंपल नंबर लिख सको। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जल्दी से एम्पिरिकल फॉर्मूला का क्वेश्चन करते हैं तो पूरा क्लियर हो जाएगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला का क्वेश्चन, सर वो लास्ट स्लाइड बताइए ना। लास्ट स्लाइड बताना है, ये वाली, ये चीज लिखने वाली, यस लिख लो आप इसको जल्दी से। हाँ, मैं भी क्वेश्चन लिख रहा हूँ इसमें भी जब तक। क्वेश्चन क्वेश्चन क्यों नहीं मिल रहा इसमें? हाँ, एक क्वेश्चन करो जल्दी से, लिख लेगा बेटा आप लोगों ने ये सभी ने? Yes sir. चलिए चलिए, मैं इसको अभी रफ नहीं करता हूँ, कोई बच्चा यदि लिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ और यहाँ ऊपर रख देता हूँ। ये क्वेश्चन करो जल्दी साहब। एक 75% एक हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है, हाइड्रोकार्बन, उसमें आपको 75% कार्बन दिया है, 75% दिया है कार्बन। फाइंड इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालो इसका। अब हाइड्रोकार्बन है तो आपको यह तो पता ही होगा कि इसमें हाइड्रोजन है और कार्बन है। ठीक है, चलो इसका फॉर्मूला, इसका निकालो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आएगा। कार्बन दिया है यदि 75%, तो हाइड्रोजन डेफिनेटली होगा 25%। CH3. CH3, चलिए मैं देखता हूँ CH3 सही है क्या। चलो कर लिया सभी ने, सभी का CH3 आ रहा है क्या? C3H sorry. C3H आ रहा है क्या? चलो देखते हैं, अभी हम आगे चलते हैं। चलो कार्बन लिखा मैंने, कार्बन का परसेंटेज मुझे पता था 75 और हाइड्रोजन का था 25। फर्स्ट स्टेप मेरी क्या थी? फर्स्ट स्टेप में मुझे डिवाइड करना था
बाय एटॉमिक मास से। चलो मैंने डिवाइड किया, सो 4 5 60 होता है, सॉरी 4 6 भी आ जाएगा, 4 6 72, बचा 3, सो 3 0, 4 2 24, फिर बचेगा 6 और होगा 12 5 6 और ये होगा 25। चलिए यहाँ तक सभी को आया होगा। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है? ये वैल्यू स्मॉलेस्ट है। 6.5. हाँ, इसी से डिवाइड कर दो आप। तो ये से जैसे डिवाइड किया तो ये तो कैंसिल हो गया, ये तो 1 हो गया, और ये इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे 4 आ गया। मतलब कि कार्बन कितना है मेरे पास? कार्बन है 1, हाइड्रोजन है 4, फॉर्मूला क्या होगा? CH4। CH4. इसका नाम क्या है नीचे? समझ में आया क्या सभी को? Yes, sir. मतलब इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। चलिएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। हाँ, यहाँ क्वेश्चन है, द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूलर मास इज 120। हाँ देखिएगा, इसको मैं, इसको कोई लिख तो नहीं रहा है? No, no, sir. ओ, चलिए चलिए, Sir, last कोई भी slide. कंपाउंड, हाँ लास्ट स्लाइड देख लो आप। ये वाली या उससे पहले वाली? ये देखनी थी। Yes, sir. चलो चलो, बस इसको कैंसिल कर दो, खत्म। 6 का आंसर आ गया। हो गया सर। चले आगे, हो गया, चलिए वेरी गुड। अभी हम चलते हैं इधर। अब हम ये कुछ इसे क्वेश्चन आप कर सकते हो इजीली। एक और क्वेश्चन दे देता हूँ बस मैं आपको, लास्ट क्वेश्चन ये इसी का ही है। कंपाउंड है, कंपाउंड, एक कंपाउंड है, उसका मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फॉर्मूला हमको दे रखा है। एम्पिरिकल फॉर्मूला है CH2O। एक कंपाउंड है, उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला दे रखा है CH2O, राइट। उसका मास दे रखा है हमें, मॉलिक्यूलर मास भी दे रखा है, मॉलिक्यूलर मास दे रखा है। कितना दे रखा है? 120। फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो जल्दी। कैसे करोगे इसको? देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे, हमको उसका ये एम्पिरिकल फॉर्मूला दे रखा था। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला है हमारे पास, एम्पिरिकल फॉर्मूला दे रखा है CH2O। इसका मास देख लो कितना है। कार्बन है 12 प्लस 2 टाइम्स 1 हाइड्रोजन प्लस 1 टाइम्स ऑफ 16, आपको मिलेगा 12 प्लस 2 प्लस 16। कितना हो गया? 16 प्लस 30, कितना हो गया? 30। अब ये 30 को, सॉरी 120 को 30 से डिवाइड कर दो, राइट। 30 को, सॉरी 120 को 30 से डिवाइड कर दो आप, तो क्या मिलेगा? 120 डिवाइड बाई 30, तो 0 0 कैंसिल, आया 4। इसका मतलब क्या है कि बस आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है हर एक नंबर पे। तो क्या आंसर आना चाहिए इसका? टाइम्स बाय 4 कर रहा हूँ मल्टीप्लाई में, C4H8, C4H8O4. H8O4. हाँ C4H8O4। समझ में आया क्या? Yes, sir. आपको सिंपल ये दिया था, आपने इसको निकाल लिया। यहाँ तक शायद किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलो चलो, अब हम देखते हैं कि हम, बोलिए बेटा। और क्या एक निकालना बेटा? एग्जाम
एक और एग्जांपल दूं? चलो हाँ। एक एग्जांपल और लेता हूँ जल्दी से। वेट मिनट। एक और एग्जांपल। चलो की क्वेश्चन ये बहुत कम है। आपके मॉड्यूल में जैसे क्वेश्चन ही नहीं है, इंटीग्रल फॉर्मूला इसके ज्यादा। 2 मिनट। compound X has equal mass then the atomic weight of the compound should be। हाँ ये क्वेश्चन था। एक कंपाउंड है X एंड Y, ए कंपाउंड ऑफ X एंड Y, X और Y ने मिलकर कंपाउंड बनाया है, राइट। और दोनों का मास इक्वल है, दे हैव इक्वल मास। उनका मास क्या है? इक्वल है। ठीक है, समझना क्वेश्चन को आप। और सॉरी, a compound X and Y equal mass of them if their atomic weight are। हाँ, ये मास दोनों के इक्वल दे रखे हैं आपको, और इनके एटॉमिक वेट दे रखे हैं आपको। एटॉमिक वेट आर क्या क्या दे रखे हैं? 30 एंड 20। इसका दे रखा 30, इसका दे रखा 20। ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दैट कंपाउंड वुड बी, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? ऑप्शन है मेरे पास X2Y2, ऑप्शन बी X3Y3, ऑप्शन सी X2Y3, ऑप्शन डी X3। अरे क्या लिखा है? डी यहां लिख देता हूं, डी X3Y2। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा? X2Y2। जल्दी सोचो, तो सोच के बताना बेटा, सोच के आंसर देना है। थर्ड ऑप्शन। थर्ड X2Y3। एक्सक्यूज मी सर। बोलिए बेटा। सर वो इक्वल मास है तो फिर एटॉमिक वेट 30 और 20 कैसे आएगा? एक्चुअली बेटा वो आपको क्या दे रखा है उसका परसेंटेज। मतलब कि जैसे देखो, जैसे हमको वो दिया रहता है ना मास परसेंटेज, मास परसेंटेज दिया रहता है सबसे पहले। ये तो उसका एटॉमिक वेट है, इसको मोलर मास बोल सकते हो आप। ये मोलर मास है इसका। जैसे कि देखो आप, जैसे कि मुझे ये बताया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलके एक कंपाउंड बना रहे हैं। इसमें हाइड्रोजन भी 1 ग्राम है और ऑक्सीजन भी 1 ग्राम है। ठीक है। अब देखिए इसका मास हमको 1 ग्राम दे रखा है, बट इसका एटॉमिक मास कितना है? हाइड्रोजन का कितना है? 1 है। ऑक्सीजन का कितना है? 16 है। ऑक्सीजन का 16 है ना, मतलब कि क्या हुआ? हाँ समझ में आया क्या ये आपको? दूसरी बात कर लेता हूँ, Yes, कार्बन और ऑक्सीजन की बात कर लेता हूँ। कार्बन का मास मुझे 10 ग्राम दे रखा है, ऑक्सीजन का भी 10 ग्राम दे रखा है, लेकिन बात करें इनके एटॉमिक मास की तो कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16। ये अलग अलग है। ठीक है, इसी तरीके का ये भी क्वेश्चन है। चलो यस सर। किया सब बच्चों ने,
समझ में आया नहीं है? अब बताओ इसका आंसर क्या आया? किसी का सी आ रहा है, किसी का ए आया क्या? किसी का ए आया क्या? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका ए आंसर आया हो? नहीं आया किसी का? चलो बी आया क्या किसी का? बी भी किसी का नहीं आया? चलो बहुत बढ़िया। यदि क्वेश्चन आपको हाँ मैं सॉल्व करता हूँ। यदि ए नहीं आया और बी नहीं आया तो बहुत बढ़िया, आपको मतलब समझ में आया है। ठीक है, इसको हम सोल्व करते हैं इधर। अब दोनों का इक्वल मास दे दिया हमें, तो हमने मान लिया उसका मास कुछ भी 1 मान लिया मैंने। ये 1 था 1/30, इसको भी लिख दिया मैंने 1/20। चलो पहले इनका नाम लिख लेते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ लिखा मैंने x और यहाँ लिखा y। x का लिखा हमने, अरे x का लिखा 1/30 और y का लिखा 1/20। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हमने की। या फिर m/30 लिखोगे तो चलेगा, m/30 m/20। ठीक है, अब क्या आया मुझे बताओ, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी इसमें? M/20. n/30 30 M जब by छोटी 30. हाँ, जब यदि नीचे यदि आपकी वैल्यू बड़ी हो, मतलब वैल्यू उसकी छोटी होगी। देखो m/30 और m/20, इसमें ये स्मॉलेस्ट होगी क्योंकि ज्यादा नंबर से डिवाइड कर रहा है। यदि मैं यहाँ पर m की वैल्यू 60 रख देता तो यहाँ पर 2 की वैल्यू आती है और यहाँ पर तो 1.5 आता लगभग। ठीक है, समझ में आया क्या? तो देखो, अरे इसको हटाना ही पड़ेगा। m/30 ये स्मॉलेस्ट होगी। अब इसी से डिवाइड कर दो सभी को। m/30 को भी इससे डिवाइड कर दिया मैंने और इसको भी m/30 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा? 1। यहाँ तो मुझे 1 मिल गया, काम हो गया मेरा। लेकिन इधर क्या हुआ, इसको सोल्व करते हैं हम। मैथ का फॉर्मूला लगाते हैं m/20। जब भी कोई डिवीजन में हो तो उसको आप क्रॉस कर दो। मतलब इसको क्या लिखते हैं आप? ऐसा लिखते हैं ना, डिवाइड बाय m/30, है ना। अब हम क्या करेंगे, इस डिवीजन को कन्वर्ट करेंगे किसमें? क्रॉस में। तो m/20 टाइम्स क्रॉस को क्रॉस किया और 30 ऊपर गया और m नीचे आया, m से m कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आई? 0 से 0 कैंसिल, मतलब 3/2। इसको सिंपल रेशियो कैसे बनाऊं? 1 है 3/2 हो, किससे मल्टीप्लाई करूं? यहाँ पर Multiply by 2. 2 तो 2:3 हो गया, मतलब x2y3, जिसका आंसर ये आया बिल्कुल सही है, x2y3। तो इसका आंसर होगा सी। सी समझ में आया क्या बेटा? बताएं। आया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलो एक और कर लेते जल्दी से। इसको हटा दूं क्या? नो सर। हाँ, इसको जल्दी लिख लो आप जल्दी से। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको पूरा ही कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। डन बेटा, आगे चले। Yes sir. यस सर। या फिर यदि आप लिख रहे हो तो मैं इसको थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ उधर। शिफ्ट कर दिया मैंने उधर, यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन ये है, कहाँ गया क्वेश्चन हमारा?
हाँ 60 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड है 64 ग्राम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया आपको, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन है 24 ग्राम एंड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन है 8 ग्राम एंड ऑक्सीजन है रेस्ट जो इसका बचा हुआ। द एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है इसका, फाइन एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये लास्ट क्वेश्चन है, बनना चाहिए सभी से। ऑप्शन भी दे ही देता हूं मैं यहाँ पर, ए CH4O, B CH2O, C C2H4O, D none। चलो करो इसको जल्दी से, इसको हटा देता हूं मैं, पूरा ही चल जाने दो। ए ऑप्शन आया है, न, जुनेद का ए आंसर आया है, नन किसका आया है? सर चलिए देखते हैं, अंजलि सिंह का भी ए आया है, आयन का भी ए आया है, बहुत बढ़िया। देखते हैं अभी, करें सभी करो बेटा, सभी का आंसर आना चाहिए। फटाफट चैट बॉक्स भर दो आप, जो भी सही आंसर से, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख दो, ठीक है। चलिए सभी का हो गया ट्राई, सभी का हो गया, सभी का ये आया क्या? ए हनी जैन का भी ए आया है, करेक्ट। चलो देख लेते हैं जल्दी से। सो यहां लिख देता हूं मैं कार्बन, यहाँ पे लिखा मैंने कार्बन, यहाँ लिखा हाइड्रोजन और यहाँ लिख दिया ऑक्सीजन। कार्बन का 24 ग्राम दे रखा है इन्होंने मुझे, हाइड्रोजन का भी 8 ग्राम दे रखा है, ऑक्सीजन का कितना होना चाहिए? 32 ग्राम होना चाहिए। 32 ग्राम। करेक्ट, वेरी गुड, वेरी नाइस। चलिए अब तो फर्स्ट स्टेप देख लो फटाफट, इसको 12 से डिवाइड कर दूंगा, इससे 1 को, इससे 16 से। कितना इजीली हो गया ये तो 2 आया, ये 8 आया और ये भी 2 आया। सही है, यहाँ तक किसी कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा। सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 2, तो 2 से डिवाइड कर दो सबको। 1 आया, 4 आया, 1 आया, मतलब आंसर क्या आया? C1 O1, C1H4O1। अच्छा ए ही है, करेक्ट, फिर से ए हो गया, सही, बिल्कुल सही। इसको लिख सकते हो 1, यहाँ पर भी 1। चलो समझ में आया क्या है सभी को? बताएं जल्दी से। यस सर। चलो इसमें हमने क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं कि आपको इसमें शायद कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। इंटीग्रल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास समय कितना बचा है उसके हिसाब से हम एक टॉपिक, अच्छा हो जाएगा, एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कुछ लॉस, राइट। लॉस डिस्कस करेंगे हम यहाँ, इसको इरेज कर दूं क्या? एक्सक्यूज मी सर, बोलिए बेटा, बोलिएगा। सर वो आपने होमवर्क का क्या बताया, कौन सी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है? हाँ होमवर्क आप सभी फिर से एक बार देख लेना। एक्सरसाइज 1 में सेक्शन ए
एंड सेक्शन बी दोनों आपको सॉल्व करनी है। सेक्शन एक्सरसाइज 1 में सेक्शन ए सेक्शन बी, और ये सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए। और जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है राइट, वो मुझसे पूछ सकता है, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, या फिर हम डिस्कशन करेंगे तब देख लेंगे। ठीक है, चलो जल्दी से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं कुछ लॉज की जो कि थोड़े इंपॉर्टेंट हैं। कैन आई इरेज इट? इसको इरेज कर दूं क्या? यस सर। चल, सो लॉ, फर्स्ट लॉ होता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास। फर्स्ट लॉ है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है बताइए कोई? हम बहुत जगह पढ़ते हैं, सबसे इजी लॉ है ये, लॉ सबसे इजी है। कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब किसी भी केमिकल चेंज में, फिजिकल चेंज में आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर ही मिलेंगे, राइट? इसे बोला जाएगा कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, मतलब इसकी डेफिनेशन मैंने शायद यहाँ पर लिख रखी थी कहीं पर, वेट यहाँ से यह कहाँ गया? लॉ ऑफ एक वॉल्यूम है तो अवेलेबल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हाँ, ये लवोइजर ने कॉन्सेप्ट दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंज देयर इज नो नेट चेंज इन मास ड्यूरिंग द प्रोसेस या फिर कोई रिएक्शन। इसको हटा दो, अभी इतना अपने पास समय नहीं है, कितना हो जाए। ठीक है, तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आप सभी को पता है, इसके लिए मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। जल्दी से लिखना चाहे लिखोगे क्या इसको आप? इन ऑल Yes, sir. फिजिकल एंड केमिकल चेंज देयर इज नो नेट चेंज इन मास ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिएक्शन। जैसे कि यदि मैं एक रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन लिखता हूँ, एक केमिकल रिएक्शन लिखता हूँ यहाँ पर, कार्बन और ऑक्सीजन ने रिएक्शन किया और बनाया CO2। यदि कार्बन यदि मेरे पास 24 ग्राम है और इसने 64 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन की, राइट, तो कितने ग्राम CO2 बनेगी बताइए जल्दी? 88। 88 डायरेक्ट 88 ग्राम, राइट। और इसी में ही आपको मैं और चीज बता रहा हूँ, पहले इसको लिख लो जल्दी से आप, फिर हम इसके कुछ क्वेश्चन और करते हैं, थोड़े मजेदार क्वेश्चन करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से भी कर सकते हो, बट ये कंडीशन दी होनी चाहिए कि लिमिटेड और एक्सेस तो नहीं है। वो लिमिटिंग रीजन हम बाद में पढ़ेंगे, राइट। यदि दोनों बराबर अमाउंट में दे रखा है तो क्या होगा वो, और उनके प्लस उनके कोफिशिएंट भी देखना है आपको, 1-1 होने चाहिए। देखता हूं अभी मैं कुछ क्वेश्चन करते हैं अपन अभी इसी बेस पे। चलो इरेज कर दूं क्या इसको मैं? यस सर। सभी ने लिख लिया क्या? सिर्फ इतना सा लिखना है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस देयर इज नो नेट चेंज इन मास, राइट, बस दैट्स इट। या फिर आपने वो एनर्जी के फॉर्म में पढ़ा होगा, एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ऐसा ये भी है, मास भी क्या होगा, सर डू वी हैव टू मेक सेपरेट नोटबुक फॉर बेटा, कहीं भी कर सकते हो आप, एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन बनने चाहिए बस, राइट। सो आप रफ नोटबुक में करें, किसी में भी क्वेश्चन सोल्व करना है आप। Okay, sir. चलिए अब आगे चलते हैं, हम एक क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पर। यदि मुझे कार्बन के साथ रिएक्शन करनी पड़ी ऑक्सीजन की, राइट,
और यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ CO2। यदि ऑक्सीजन मेरे पास बहुत ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं, सफिशिएंट ऑक्सीजन है, कार्बन मेरे पास कम है, कार्बन मुझे दिया गया है 36 ग्राम, ज्यादा ले लेता हूँ, 60 ग्राम कार्बन दे रखा है मुझे। कोई मुझे बता सकता है कितना अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस होगा? बताइए मुझे कितने ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस होगी यहाँ पर? अब देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले Sir, हमको क्या करना 180 पड़ेगा? हाँ, बोलो 180 180 ग्राम बता रहे हैं आप। चलो देख लेते हैं, सही होगा बिल्कुल। देखो, ऐसा यदि क्वेश्चन आपको दिया है तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं इसके। नहीं, सबसे पहले आपको बैलेंस करना है, तो बैलेंस किया आपने 1 1 1, ये पूरा बैलेंस है, कोई टेंशन नहीं है। अब नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं इसके हम। सो नंबर ऑफ मोल्स n इक्वल टू 60 डिवाइड बाय कार्बन का मास होता है 12, मतलब कि n मिला आपका 5, n आपका मिला 5। चलो सर लास्ट स्लाइड दिखाओ ना। लास्ट स्लाइड देखना है, जल्दी जल्दी, ये वाली। यस सर। हो गया क्या? हो गया क्या? जल्दी से लिखो, फिर हम आगे चलते हैं, इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। डन? बोलिए। यस सर। हो गया? ओके ओके, वेरी गुड। चलो, हाँ, तो आपने ये देखा कार्बन के नंबर ऑफ मोल 5 मिले हैं, तो ये 1 है और ये भी 1 है। क्या यहाँ पर भी 5 मोल होने चाहिए? हाँ बिल्कुल होने चाहिए। तो यहाँ पर भी मैंने लिख दिया n इक्वल टू 5, ये 1 है और ये भी 1 है, तो यहाँ पर भी 5 मोल होने चाहिए। हाँ बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि दोनों ये बिल्कुल बराबर है, कोफिशिएंट बराबर है, तो n इक्वल टू 5 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे और बताइए, इसका मोलर मास आपको पता है ऑक्सीजन का कितना होता है? मोलर मास ऑफ O2 है 32 होता होगा ना। और इसका बताइए मोलर मास कितना है? मोलर मास 44 होता होगा, 12 प्लस 32 44। बिल्कुल यहाँ तक समझ में आया होगा सभी को। अब देखिए, मैंने वाई डायग्राम में ये देखा था, यदि मुझे नंबर ऑफ मोल से यदि मास निकालना है, नंबर ऑफ मोल से यदि मुझे मास निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? मोलर मास का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वेट निकालना है मुझे, वेट या फिर मास इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ 32। तो ये कितना निकला? 5 2 0, 5 3 15 और 1 16, 160 ग्राम ये ऑक्सीजन मेरे यूज में आया। कितना प्रोड्यूस हुआ? वेट 220। हाँ हाँ, आप ऐसे बोल सकते हो। अभी आपको प्रोडक्ट पता नहीं, लेकिन आपको ये तो पता है कि रिएक्टेंट 60 ग्राम यूज हुआ था, 160 यूज हुआ है, तो 220 निकला होगा। आपने सोल्व नहीं किया, उससे पहले बता दिया कि 120। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब यदि चाहो तो कैलकुलेट कर लेते हैं हम। वेट इक्वल टू क्या होगा? 5 टाइम्स ऑफ 44, तो 5 4 20 और 5 4 22, 20 प्लस 2 22। देखो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है कि नहीं, बताएं आप लोग। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। चलो चलो, एक और क्वेश्चन करता हूं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका और हम आगे बढ़ते हैं। ले लिया क्या सभी ने? यस सर। यस सर। चलो चलो चलो, एक क्वेश्चन देखते हैं हम, N2 वाला। नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन ने रिएक्शन की और बनाया अमोनिया NH3। ठीक है, अब मुझे क्या हुआ, यहाँ पर इन्होंने दे दिया, नाइट्रोजन दे दिया हमें 56 ग्राम नाइट्रोजन दे दिया, और ये बोला कि हाइड्रोजन सफिशिएंट है
तो कितने अमाउंट ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस होगा और कितना हाइड्रोजन यूज होगा। अब हमको सिर्फ नाइट्रोजन पता है, हाइड्रोजन भी नहीं पता है और अमोनिया भी नहीं पता। तो स्टेप नंबर 1 क्या होगी मेरी कि सबसे पहले मैं बैलेंस करता हूँ इक्वेशन को, सबसे पहले इक्वेशन को बैलेंस कर लेता हूँ। तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 लिख देता हूँ, यहाँ पर 3 लिख देता हूँ और यहाँ पर 2 लिख देता हूँ। अब ये इक्वेशन मेरी बैलेंस हो गई। स्टेप नंबर 2, इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, n कितना होगा 56 डिवाइड बाय नाइट्रोजन का मास कितना होता है 28 होता है, वन नाइट्रोजन का 14, 2 लिख रहा है, 2 नाइट्रोजन का 28। चलो n इक्वल टू कितना आया आपका 2, n इक्वल टू 2 आया। कोई मुझे इसका n बता देगा क्या? 6 मोल। इसका n, हाँ बिल्कुल सही आंसर आपका, क्योंकि यहाँ पर 1 था तो 2 दे रहा था, तो 3 है तो कितना देगा 6 देगा, 6 मोल। और यहाँ पर 1 4 मोल। था तो 4 मोल। करेक्ट, वेरी गुड, वेरी नाइस। यहाँ तक आपने निकाल लिया तो आपको क्वेश्चन करने में बिल्कुल समस्या नहीं होगी कुछ भी। आप इसके बाद तो कर दोगे सारे क्वेश्चन। अब क्या करना, आप इसका मास तो आपको मोल तो पता है, इसका मास निकालना है। तो मास बराबर क्या होगा, मास इक्वल टू n टाइम्स ऑफ मोलर मास। मोलर मास n क्या है 6 मोलर मास, अब हाइड्रोजन होता है 2, तो कितना होगा 12 ग्राम। मुझे इसका आंसर बताओ, कितना ग्राम प्रोड्यूस होगा अब अमोनिया? 68 ग्राम, बिल्कुल सही। 56 प्लस 12 आपने ऐड कर दिया, 68 ग्राम हो गया। और यदि मैं ये स्टेप नहीं करता, मुझे डायरेक्ट पूछा गया कि अमोनिया पूछा जाता, तो मैं ये भी नहीं करता, इसको मैं हटा देता। मैं क्या करता, मुझे नंबर ऑफ मोल इसके पता है 1:2 है, तो ये 2 है तो ये 4 हो गया। तो अब इसका मास कैसे निकाल लूंगा मैं, 4 टाइम्स ऑफ मोलर मास कितना होता है 17, ये हो गया 68 ग्राम। ये समझ में आया क्या? यस सर। सभी को सर समझ कल में आ रहा है? फिर से इसके एग्जांपल लोगे क्या? किसका कल फिर से एक्सप्लेन करोगे क्या? इसको फिर से एक्सप्लेन करोगे कि और एग्जांपल? यस सर, हाँ और लेते हैं, बहुत एग्जांपल सारे- लेके एक्सप्लेन करो। हाँ एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन, एक और लेते हैं। ये आपको समझ में आया? क्योंकि जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें मैं ये लिख देता हूँ कि अपना मास कितना कंजर्व हो रहा है यहाँ पर, ये 56 ग्राम था और ये कितना हुआ 12 ग्राम हमने यूज किया, तो यहाँ पर 68 ग्राम मिला। ठीक है, और ये ट्रिक ये हमेशा ही क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए काम आई। आपको ध्यान रखना है, ये हमेशा ही क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। H2O2 से रिएक्शन करता है और बना देता है H2O। ठीक है, अब यहां पर हमें हाइड्रोजन का मास दे दिया इन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन का मास दे दिया हमें, डायरेक्ट बता दिया कि ये 72 ग्राम है। 72 ग्राम की जगह मैं और लिख देता हूँ 144 ग्राम। 144 ग्राम H2O दिया है आपको ये फाइंड करना है कितना O2 लगा, कितना H2 लगा होगा इतना बनाने के लिए। बताएं आप, 144 ग्राम H2O है आपके पास, आपको ये देखना है कितना H2 लगा, कितना O2 लगा होगा। कैसे करोगे आप? फर्स्ट स्टेप बैलेंस कर देते हैं हम। तो यहां लिखा मैंने 2H2O मतलब 2H2। ठीक है, अब देखो जहां दिया है वहीं आपका नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। जरूरी नहीं कि रिएक्शन साइड निकालो, आप प्रोडक्ट साइड भी निकाल सकते हो। तो यहां लिखो n इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का 2 होता है, ऑक्सीजन का 116, तो कितना हो गया 18। 8 मोल n इक्वल टू 8 मोल आ गया आपका। n इक्वल टू 8 आया। मुझे जल्दी से बताओ यहाँ कितना लिखूं n इक्वल टू 8। और यहाँ 8
यहाँ 8 लिख दो 16. या 16 लिखो क्या? 16. Yes, ma'am. क्यों? अरे बाबा ये तो 8 दो sir. है, ये तो 2 है, ये भी 2 है, मतलब कि ये दोनों के रेशियो तो सेम है, कोई जरूरत नहीं हमको बढ़ाने की। ये 2 है, ये भी 2 है, ये 2 दे रहा 2 ही तो 8 दे रहा था, तो ये भी 2 8 ही देगा। बट यहाँ क्या होगा? यहाँ क्या 4. होगा? 4. यहाँ बिल्कुल 4 होगा, क्योंकि उससे आधा है ये 8 दे रहा था तो ये 4 ही देगा। आपने इतना निकाल लिया ना, तो बस अब क्वेश्चन बन गया। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, अब आपको मास ही तो निकालना है। तो मास इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ मोलर मास कितना होता है? 32। तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 128 ग्राम। ठीक है, अब 1 का निकाल लिया था, यहाँ तो आप उसे सब्ट्रैक्ट कर लो, या फिर इससे भी निकाल ही लेते हैं। मास इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 2, 16 ग्राम। देखो ये बैलेंस, ये मतलब कंजर्व हो रहा है कि नहीं? 16 ग्राम, 128 ग्राम और 144 ग्राम। चलो यहाँ तक सभी को समझ में आया क्या? बताएं। Yes, sir. Yes sir. Yes. चलिए चलिए, ओके। सो अब आप क्वेश्चन करना है इसके बेसिस पे, फिर हम रिमेनिंग 3 बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें बहुत मजा आने वाला है, बस आपको क्या है इसमें कॉन्सेंट्रेट करना, थोड़ा फोकस करना है इसी पे ही। ठीक है, जो भी क्वेश्चन कराए जाए आपको करना है, घर पे भी सारे क्वेश्चंस करना है, और ये बहुत जगह काम आएगा आपको। ये मोल कॉन्सेप्ट पूरे केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है, कहीं भी खड़ा हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से करना, बस एक बार अच्छे से कर लिया तो हमारे सारे टॉपिक इजी हो जाएंगे इसकी वजह से। ठीक है, किसी को आज की क्लास में किसी को डाउट है क्या? No, sir. No, sir. ओके ओके, तो हम रिमेनिंग थिंग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें। ओके देन बाय। Sir, recording. हाँ रिकॉर्डिंग में भेज दो, भिजवाता हूँ रिकॉर्डिंग, है ना? Okay, sir. ओके।